हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मुरैना यूट्यूब चैनल में। और आज हम 2 मार्च 2023 शिफ्ट 1 की आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसमें मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपको यह बता सकूं कि CPCT के जो आंसर शीट आई है उसमें कोई क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं है। अगर रॉन्ग है तो आप लोगों के नंबर बढ़ सकते हैं, नहीं तो जो है वही नंबर रहेंगे। यही मेरा एक उद्देश्य रहता है इस सीरीज़ को चलाने का। इसके अलावा मैं इस चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ कराता हूँ, जो बेसिक कोर्सेज़ भी हैं, कुछ एडवांस कोर्स भी आगे लेके आऊँगा। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत कुछ इसमें करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें, ताकि आपको हर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, समझ में आए और क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। यहाँ पर 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं और इसमें फिर 52 का कंप्यूटर आता है और यहाँ हम 52 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी प्रोग्राम पिक्चर या फाइल का एक छोटा सा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या होता है। तो इसे आइकन कहते हैं। जो भी आप देखते हैं डेस्कटॉप पर जो भी आइकन होते हैं और वो आइकन आप देखेंगे तो उन्हें आइकन ही कहते हैं। डेस्कटॉप पर कोई भी पिक्चर होती है तो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सब ये आपके आइकन ही हैं। अगला क्वेश्चन, आभासी कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है। मैं यही कहूँगा कि हर क्वेश्चन को आप थोड़ा जल्दी पढ़ा करें और पढ़ने के बाद कोशिश करें कि पढ़ते से ही आप उसे समझ जाएं, उसका आंसर आपके दिमाग में आ जाए। यदि आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपका समय खराब होगा और आप पूरे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आभासी कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो आभासी कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मानक कीबोर्ड की तरह किया जाता है। आभासी कीबोर्ड मतलब जो कीबोर्ड फिजिकली नहीं होगा, इसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो टच वाले मोबाइल में जो कीबोर्ड दिखता है वो कीबोर्ड आपका आभासी कीबोर्ड है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा फंक्शन के माध्यम से बिंदुओं को पूर्ण विचलित और औसत देता है। तो कौन सा फंक्शन है जिसके माध्यम से डेटा बिंदुओं के पूर्ण विचलन का औसत दिया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर AVEDEV FDEV फंक्शन होता है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये आप हमारी एक्सेल की वीडियो में जरूर देखें। यदि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक या सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम में शीर्ष स्तरीय निर्देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो लिनक्स के अंदर स्लैश नाम का सिंबल होता है जो कि शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का आपका प्रतिनिधित्व करेगा। आंसर 4 सही है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीक पर आधारित है। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब जैसा होता है। तो वैक्यूम ट्यूब सही आंसर है इसका। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। उसका आंसर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम मुख्य रूप से ब्रोशर पत्र लिखने की गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी, परीक्षण और छात्रों को होमवर्क, असाइनमेंट जैसे काम के लिए यूज करते हैं। तो पत्र लिखने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर होता है, जैसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर।
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है? तो कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है, वो होती है मशीनी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, डैश को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए और इसे पूर्ण सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग अलग से आरोपित किया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता नहीं होती है पूर्ण रूप से, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होते हैं और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जाता है? तो ये इसको इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में दिया हुआ है, डैश डज नॉट रिक्वायर अल्ट्रावायलेट हाई बट हायर वोल्टेज विच कैन बी अप्लाइड टू ईच मेमोरी सेल सेपरेटली इंस्टेड ऑफ होल सर्किट। इसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रूडल मेमोरी कहते हैं। इसको कोई हाई लेवल की पराबैंगनी किरणें नहीं चाहिए, लेकिन वोल्टेज के द्वारा इसे अपन मिटा सकते हैं, इलेक्ट्रिक के माध्यम से मिटा सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रिकली भी नहीं होता, इलेक्ट्रिकल सही नाम है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं दिया है तो भी इलेक्ट्रिकली सही है, नो प्रॉब्लम। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। बार कोड की संख्या को चेक डिजिट कहा जाता है। यह डिजिट किस बात की जांच करती है? तो बार कोड में संख्या लिखी होती है, नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर बार कोड के सही ढंग से स्कैन किया जाना या नहीं किया गया है वो बताता है। ठीक है। बायोमेट्रिक स्पूफिंग एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति के डैश का नकली ढांचा तैयार किया जाता है। तो बायोमेट्रिक के अंदर हम जब किसी व्यक्ति को पहचान कर चेक करते हैं, अपन बायोमेट्रिक अंगूठे लगा करके चेक करते हैं, तो हम उसमें नकली ढांचा बना करके उसे भ्रमित कर सकते हैं बायोमेट्रिक को। उसे हम बायो स्पूफिंग कहते हैं। बायोमेट्रिक स्पूफिंग एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति की डैश एक नकली ढांचा तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैन को भ्रमित किया जा सके। तो बायोमेट्रिक को भ्रमित करने के लिए एक बायोमेट्रिक विशेषताओं की एक चीज़ बनाई जाती है जो कि आपके रियल बायोमेट्रिक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल आपकी फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट की जगह पे कुछ और ऐसी चीज़ जो आपकी फिंगरप्रिंट के जैसी लगभग होगी वो यूज़ की जाएगी, जिसकी वजह से हम उसे आपके फिंगरप्रिंट उसमें आपके बिना अनुमति के दे सकते हैं। तो बायोमेट्रिक को हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, उसको भ्रमित कर सकते हैं। तो भ्रमित करना क्या कहलाता है? बायोमेट्रिक या बायोमेट्रिक स्पूफिंग कहलाता है। एन USB पोर्ट का उपयोग जैसे कैमरे और स्कैनर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसके प्रयोग करते हैं? तो इनको कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए बाह्य उपकरण यानी पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं इनको हम, पेरिफेरल। तो ये कैमरे जो लगाए जाते हैं या कोई स्कैनर लगाया जाता है कंप्यूटर में USB के माध्यम से, उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। उसका आंसर क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। तो कुछ भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर डैश के रूप में इसकी पहचान करता है। जब हम कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं, फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव लगाते हैं, तो कंप्यूटर डैश के रूप में, डैश किसके रूप में? उसके एक डिस्क ड्राइव के रूप में पहचान लेता है, डिस्क ड्राइव के रूप में पहचान लेता है। कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो उसका एक डिस्क ड्राइव बन के ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, जो हम डिस्क ड्राइव की तरह काम करता है। ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्राफिक टैबलेट को हम डिजिटल टैबलेट भी कहते हैं, और ये पहले भी आया था मार्च में, और ये IM पे भी है। ठीक है। ग्राफिक्स टैबलेट को हम क्या कहते हैं? ग्राफिक टैबलेट को हम ड्राइंग टैबलेट भी कहते हैं या डिजिटाइजर भी कहते हैं, डिजिटाइजर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न बाइट संख्याओं को आरोही क्रम में विस्तृत किया गया। आरोही मतलब उल्टा, आरोही मतलब बढ़ता, उल्टा अवरोही मतलब उल्टा। तो असेंडिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे अवरोही क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा होगा? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट। तो MB से बड़ा GB, GB से बड़ा TB, TB से बड़ा पेंटाबाइट होता है। गीगाबाइट, मेगाबाइट गलत,
मेगाबाइट, पेंटाबाइट, गीगाबाइट गलत, क्योंकि ये गीगाबाइट बड़ा होता है। गीगाबाइट, मेगाबाइट ये भी गलत, क्योंकि जीबी से बड़ा एमबी नहीं होता। तो पहला वाला सही है, सबसे छोटा एमबी, उससे बड़ा जीबी, उससे बड़ा टेराबाइट, उससे बड़ा पेंटाबाइट। कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असंगत देखिए, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक आपके इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, तो ये संगत हो गया। खाली स्थान, भिन्न आईपी एड्रेस का अनुकरण नकल कर किसी नेटवर्क तक पहुँच को या एक्सेस पाने का तरीका है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम किसी आईपी एड्रेस की नकल करके वहाँ पहुँच सकते हैं? तो हम बायोमेट्रिक की नकल करते हैं, उसे हम स्पूफिंग कहते हैं। ऐसे जब आईपी की नकल करेंगे तो उसे हम आईपी स्पूफिंग कहेंगे, ठीक है। तो नकली काम करने के लिए, हैक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम स्पूफिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो बायोमेट्रिक इसमें क्या होगा, इसका आंसर आईपी स्पूफिंग होगा। बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स को शीघ्रता से प्रिंट करने के लिए किस प्रिंटर का उपयोग करेंगे? तो जाहिर सी बात है, जब भी आपको फास्टली प्रिंट करना चाहते हैं तो फास्ट प्रिंट करने के लिए हम लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे तेज और सबसे फास्ट आपका लेज़र प्रिंटर ही होता है। बहुकार्य मल्टी फंक्शन प्रिंटिंग करके रूप में कार्य करता है। बहुकार्य मतलब मल्टी फंक्शनल प्रिंटर किसके रूप में काम करता है? सॉरी, तो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो प्रिंटिंग कर सकता है, कॉपियर कर सकता है, स्कैनिंग और फैक्स मशीन, यानी सारे काम कर सकता है। मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड जो होता है, कंप्यूटर, प्रिंटर सारे काम कर सकता है। एक सिम्युलेटेड डिवाइस जिसका यूज़र इंटरफेस और एपीआई एक प्रिंटर ड्राइवर से मिलता जुलता होता है, लेकिन जो भौतिक कंप्यूटर प्रिंटर से जुड़ा नहीं है, वो क्या कहलाता है? एक ऐसा कोई डिवाइस या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई एप्लीकेशन जो प्रिंटर जैसा होता है लेकिन प्रिंटर से जुड़ा हुआ नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तो आपके कंप्यूटर में आप देखेंगे, कंट्रोल पैनल में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको अपने कंप्यूटर में दिखाता हूँ। मेरे कंट्रोल पैनल के अंदर आप देखेंगे डिवाइस एंड प्रिंटर। यहाँ पे आप देखिए कि आपको ये प्रिंटर दिख रहे हैं। ये प्रिंटर फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस, ये दिख रहे हैं ना आपको, सेंड टू वन नोट। ये प्रिंटर मैंने अलग से इंस्टॉल नहीं किए हैं। ये वर्चुअल प्रिंटर है जो मैं कनेक्ट नहीं करता, तब भी ये प्रिंटर जैसे लगते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि एक सिम्युलेटेड डिवाइस जिसका यूज़र इंटरफेस यानी उसका एप्लीकेशन जो है एक प्रिंटर ड्राइवर जैसा होता है, लेकिन जो एक भौतिक प्रिंटर की तरह जुड़ा नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? वर्चुअल प्रिंटर कहलाता है। सभी प्रिंटर एक या अधिक डैश के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? रेडिडेंस फॉन्ट। जी हाँ, प्रिंटर होते हैं वो एक फॉन्ट या एक से अधिक रेडिडेंस के साथ में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेषक से एक चयनित चैनल के माध्यम से एक रिसीवर तक इसकी गति को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर काबू पाना, सूचना या संदेश के प्रसारण या प्रसार होने के संदर्भित करता है? तो हम कम्युनिकेशन को कह सकते हैं, संदेश को प्रसार करने वाली जो चीज़ है वो क्या है? संदेश को प्रसार करने वाली चीज़ या किसी भी बाधाओं को या रिसीवर सेंडर किसी के माध्यम से पहुंचाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? हम कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि संचार कहते हैं। डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीईजी का पूरा नाम क्या है? एमपीईजी का नाम होता है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। इमेज कंप्रेशन सिस्टम में क्वांटिज़र निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो क्वांटिज़र क्या होता है? क्वांटिज़र दोस्तों एक क्रिया का नाम है जिसमें क्या करते हैं? सीमित संख्या में प्रतीकों को उत्पन्न करता है जिसका प्रयोग रूपांतरित संकेत के निरूपण में किया जाता है, ठीक है। ये सीमित संख्या में प्रतीकों का उत्पन्न करता है और जिसका प्रयोग रूपांतरित संकेत के रूप में किया जाता है। विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेटिंग के संदर्भ में कई प्रतियों को प्रिंट करते समय आपको बहुत सारे जगह पे प्रिंट करनी है, उस समय प्रिंटर प्रॉपर्टी का निम्न में से कौन सा टैब आपको पृष्ठों का क्रम निर्धारित करने के लिए तथा पृष्ठों के स्टेपल करना है या नहीं, या निर्धारित हेतु स्टेपल स्थिति आदि में सक्षम बनाता है? तो कौन सा ऑप्शन होता है? जी हाँ, हम जब प्रिंटर को प्रिंट करते हैं तो इसमें फिनिशिंग नाम का टैब आता है जिससे हम प्रिंटर्स के स्टेपल के लिए सेटिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं।
इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है और अक्सर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्लाइंट सर्वर को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्लाइंट सर्वर को अलग करने के लिए या इनको सिक्योर करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्लाइंट सर्वर के बीच मध्य स्थापना के लिए किया जाता है और सुरक्षा के उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। आपके मोबाइल में भी प्रॉक्सी सेटिंग होती है जो कि इंटरनेट कनेक्शन में सिक्योरिटी प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम यानी कि मीडिया कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के ट्रांसमिशन जो काम करता है, प्रकाश का ट्रांसमिशन जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिस वायर में इस्तेमाल किया जाता है, उस वायर को हम ऑप्टिकल वायर या फाइबर ऑप्टिकल केबल कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल इसे हम नाम देते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल इसका नाम है। और इसके बारे में डिटेल मैंने फंडामेंटल में पढ़ाया है, तो उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। किसी वेब पेज में मौजूद वह शब्द अथवा आइकन जिस पर क्लिक करके किसी अन्य वेबसाइट पर जाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, वेबसाइट पर क्लिक करके जाते हैं उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। गूगल कैलेंडर लैब्स का डैश व्यू एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन कराता है, यानी कि पूरे वर्ष का कैलेंडर दिखा देता है। तो एक बार में पूरा वर्ष दिखाने वाला कैलेंडर जो होगा, जो ऑप्शन होगा, जाहिर सी बात है ईयरली के नाम से होगा, तो इसका आंसर है ईयर। मंथ वाला मंथली दिखाता है और ईयर वाला ईयरली पूरा डाटा आपको दिखाता है। एक बार में पूरे वर्ष का डाटा आपको दिखा देगा। MS वर्ड 2019 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन मौजूद विकल्प में किस विकल्प का उपयोग करके आप चयनित टेक्स्ट की सभी अक्षरों को बड़ा कर सकते हैं? तो सभी अक्षरों को बड़ा करने के लिए हम उसको बोल्ड या उसका इंक्रीज फॉन्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है साइज़ की नहीं हो रही है, उसके केस की हो रही है, तो इसके लिए अपर केस जो होता है उन्हें कैपिटल बना देता है। तो इसका आंसर अपर केस होगा, जो कि अक्षरों को कैपिटल बना देता है। ईमेल भेजने के दौरान CC नामक एक फीचर दिया जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? CC को हम कार्बन कॉपी कहते हैं। कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दो सर्वर पर संदेश भेजने के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो हम ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डॉक्यूमेंट का सही पूर्वावलोकन प्राप्त करने के लिए MS वर्ड को आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पेपर के बारे में कुछ विवरण जानने की आवश्यकता होती है, जैसे पेज का डैश और अभिन्यास। अभिन्यास का मतलब क्या होता है? अभिन्यास का मतलब होता है ओरिएंटेशन। तो यदि हम पेज पर काम करना चाहते हैं तो पेज का साइज़ और उसका ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम देखें तो इसका साइज़ और उसका ओरिएंटेशन, इसका आंसर है साइज़। इसका साइज़ है, आंसर है इसका साइज़। पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए नीचे दिए गए किस विकल्प का चयन करेंगे और इनमें से आप सही क्रम का सही आंसर बताइए। तो यदि आपको पहली लाइन में इंडेंट देना है तो सबसे पहले आपको कर्सर को पहली लाइन के आगे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए अपना कर्सर उस टैब को दबाएं, पहली लाइन के आरंभ में रखें। तो अपना कर्सर पहली लाइन के आरंभ में रखें, ठीक है। तो अपना कर्सर पैराग्राफ की पहली लाइन, ये होगा आंसर। 1 2 अपना कर्सर पैराग्राफ की पहली लाइन, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इसका आंसर है सही। तो अब देख लीजिए B 2 3 4, ये पहला वाला सही है, पहला वाला करेक्ट। वर्ड 2016 में इंडेंट को सही क्रम में लागू करने के लिए अनुक्रम के दौरान दिए गए
चरणों को व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। फिर ये आपको सही क्रम में लागू करने के लिए अनुक्रम का इस्तेमाल करना है। इंडेंट को, तो इंडेंट को कैसे करते हैं? इंडेंट के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंडेंट मार्क के बुलेट तल पर क्लिक करेंगे, नहीं। आयत को होल्ड करेंगे, नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन लेफ्ट इंडेंट पर प्रदर्शित करने के लिए लेफ्ट इंडेंट पर प्रदर्शित करने के लिए इंडेंट मार्क पर क्लिक करेंगे। ये जो वर्ड में आपको इंडेंट मिलता है ओरिजिनल बार पे, पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आयत को होल्ड करेंगे और फिर आप इसे पोजीशन पर क्लिक कर देंगे, तो ये सही है पहला वाला। MS एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर चयनित सेल को बड़े सेल में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स है जो एक्सेल को एक बड़े सेल में लिखने के लिए, यानी कि मर्ज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका आंसर है मर्ज। वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक ही बार में कई सारे बदलाव के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करेंगे? एक साथ बहुत सारे बदलाव करने हैं तो आप इसके लिए रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल करेंगे। रिप्लेस ऑल। निम्नलिखित में से कौन सा चेक बॉक्स MS वर्ड 2016 के प्रूफिंग विकल्प में, जब MS ऑफिस प्रोग्राम में वर्तनी सुधार करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं, तो ऐसी सीढ़ी के अंतर्गत उपलब्ध होता है? तो स्पेलिंग चेक करते समय कौन सा ऑप्शन होता है उसके अंदर? तो आप इसे अंग्रेजी में देखें, समझ में आएगा। तो इसका आंसर आप अंग्रेजी में ही देखें। तो आप देखते हैं जब स्पेलिंग जब चेक करते हैं अपन, तो उसके लिए आप अपने इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर वर्ड इन अपर केस, ये वाला ऑप्शन होता है जो कि अपर केस चेक नहीं करता है। या आप MS वर्ड के अंदर स्मॉल वर्डों को चेक नहीं कर सकते। MS वर्ड में आप कैपिटल लेटर को चेक नहीं करते हैं, तो ये ऑलरेडी इग्नोर रहता है। ओके। लोअर कानून इन्हें चेक करता है, लोअर को, अपर केस प्रतीकों को चेक करता है, तो अनदेखा कर देता है। और ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि कैपिटल लेटर को इग्नोर करता है, लोअर को इग्नोर नहीं करता, प्रतीकों को इग्नोर नहीं करता, और लोअर में प्रतीकों शब्दों को अनदेखा नहीं करता। ये वाला आंसर सही है। डैश को बंद करके आप ऑफिस 2019 डॉक्यूमेंट में ट्रैक किए गए बदलाव को समाप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए किसको बंद करना पड़ेगा? ट्रैक करने के लिए ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, ट्रैक चेंज होता है, नहीं करना चाहते हैं तो ट्रैक चेंज को अपन डिसेबल कर सकते हैं। ट्रैक चेंज। निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड 2019 के फुटर की सबसे उपयोगी परिभाषा है? फुटर अपन लगा देते हैं पेज के निचले एरिया में, हर पेज पे आता है। तो इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट के एक भाग और ऊपरी भाग ऊपर नहीं आता है। यह विकल्प है जो मेलिंग में नहीं होता है। यह विकल्प है जो निचले मार्जिन में आता है। करेक्ट, तीसरा वाला सही है। इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं? उन्हें हम वेब पेज कहते हैं। जो पेज दिखते हैं इंटरनेट पर वो वेब पेज कहलाते हैं। MS वर्ड 2016 में प्राप्तकर्ताओं चुने, यानी रिसिपेंट चुने, जो मेलिंग लिस्ट की तीसरा स्टेप में आता है। इसके अंतर्गत किस विकल्प की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपको 3 विकल्प मिलते हैं। एक तो होता है यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, एक आपका सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, और एक टाइप न्यू। 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो ऑलरेडी लिस्ट आपके पास है उसके लिए। दूसरा होता है आउटलुक, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, और तीसरा होता है टाइप न्यू। ठीक है, 3 ऑप्शन होते हैं इसमें। तो मेल बच के तीसरे स्टेप में आपको 3 विकल्प देखने मिलते हैं। वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए, टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आपको Ctrl+I शॉर्टकट की होती है। वर्ड 2016 में फाइल को बंद करने के लिए आप क्या करेंगे? क्लोज। क्या करेंगे? क्लोज। निम्नलिखित में से 10-16 दशमलव का समकक्ष क्या है? तो 10 हेक्साडेसिमल के समकक्ष क्या होता है? 10-16 के 10 हेक्साडेसिमल के समकक्ष जो होता है दोस्तों वो 16 होता है। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका इसका डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल नंबर यानी कि 16 होता है इसका, 16।
फाइलों के वर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो फाइलों के बारे में अगर देखें तो ये आपकी फाइलों की पुरानी प्रतियां को नए नामों को सेव करने को कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फाइलों के लिए नया वर्जन बनाते समय नहीं। वर्जनिंग पुरानी फाइलों में विशिष्ट संस्करण के लिए नहीं। यह आपकी फाइल की प्रतियां को सेव करने के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारी सेव हम जो भी फाइल सेव करते हैं उसे हम फाइल ही कहते हैं। जो डाटा सेव करते हैं उसे हम फाइल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट की सबसे सामान्य स्थिति है। तो निम्नलिखित में से सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट जो होता है उसे हम आधार रेखा से थोड़ा सा ऊपर जो आप लिखते हैं, अभी लाइन है इसको लिख रहे हैं, इससे थोड़ा ऊपर टेक्स्ट लिख के आता है, वो सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है डैश हाइपरलिंक होते हैं जो खरबों पेज और फाइलों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो हजारों लाखों पेज आपस में कनेक्ट होते हैं, उसे हम वेब क्या कहते हैं, वेब www वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब उसे कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर हजारों पेज होते हैं, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर 52 क्वेश्चन पूरे हो गए। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल काम करता है, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।